नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रसून सोनी। आज हम लोग जियोग्राफी की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग ग्लोब के बारे में जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ेंगे। ये पूरा कोर्स जो है वो पीएससी और यूपीएससी वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जो लोग बिलासपुर में हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी एक निवेदन है कि हम लोग एक फ्री का क्लास भी हमारे हंसवाहिनी सेंटर मोपका में चला रहे हैं, तो जो कोई भी आने में सक्षम है वो हमसे संपर्क कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी। वो धीरे धीरे उसका आउटर सरफेस ठंडा होता गया और लास्ट में वो एक अर्थ का शेप ले पाया, एक अर्थ के फॉर्म में हमको जो आज दिखता है वो है। तो शुरू से ही जियोग्राफी को डिफ़ाइन किया गया अलग अलग लोगों के द्वारा। तो सबसे पहले इस वर्ड को देखते हैं। ये जो जियोग्राफी वर्ड है दोस्तों, जहाँ पे भी आपको ग्राफी देखने को मिलेगा आप समझ जाइएगा वो ग्रीक वर्ड है। ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो ये दो शब्द से मिल के बना है, जियो और ग्राफी। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो ये एक साइंस का फील्ड है जिसमें हम लोग लैंड सरफेस फीचर, इनहेबिटेंट और फिनोमिना के बारे में स्टडी करते हैं। हमारे प्लेनेट ऑफ अर्थ के, हमारे प्लेनेट के या किसी भी प्लेनेट के सरफेस फीचर के बारे में जब हम स्टडी करें तो हम उसको जियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। शुरू से ही जब हम ग्लोब का स्टडी करना शुरू किए तो उसके शेप को हम डिफ़ाइन करने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट देते रहे। तो जनरली जैसे बेबीलोनियन जैसी कुछ सभ्यताएं हैं, उन्होंने कहा कि अर्थ एक फ्लैट डिस्क के समान है, और कुछ लोगों ने कहा कि अर्थ फ्रूट के शेप के समान है। कुछ लोगों ने तो ये कह दिया कि अर्थ के शेप को किसी शेप में डिफ़ाइन करने के बजाय अगर हम लोग इक्वी पोटेंशियल पैरामीटर पे डिफ़ाइन करें। ये इक्वी पोटेंशियल पैरामीटर क्या होता है कि जैसे किसी सरफेस पे हम लोग वाटर को डालें तो वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगी, और जब वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगी तब तक फ्लो करेगी जब तक दोनों पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो जब पोटेंशियल इक्वल हो जाता है तो उस लाइन को इक्वी पोटेंशियल कहते हैं। तो जैसे मीन सी लेवल से जब हम देख रहे हैं तो उसको इक्वी पोटेंशियल रखा गया है। तो साइंस में हम इसको 3 वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं: स्फीरॉइड, एलिप्सॉइड और जियोइड। जब हम स्फीरॉइड बोल रहे हैं तो स्फीरॉइड में क्या होता है, एक स्फीयर होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक सर्कल जो रहता है उसका एक डायमीटर जो रहता है वो उसका एक्सेस होता है किसी भी सर्कल का, क्योंकि वो 2D प्लेन में बना रहता है। जब हम 3D में देखें तो हमारे पास एक मेजर एक्सेस और एक माइनर एक्सेस होता है। मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस, जब ये मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस आपस में बराबर हों तब हम बोलेंगे कि वो परफेक्ट स्फीयर है हमारा स्ट्रक्चर। तो या तो हम अर्थ के शेप को परफेक्ट स्फीयर माने, या तो फिर हम उसको, अगर ये एक्सेस इक्वल नहीं है ए और बी तो होगा क्या, वो इलिप्स के शेप में हो जाएगा। मान लीजिए ए और बी इक्वल नहीं है तो वो कभी परफेक्ट स्फीयर नहीं बनेगा, वो एक इलिप्स के जैसे स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस पैरामीटर को जब हम देखेंगे, जब इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे तो हमारे अर्थ को हम लोग इलिप्स बोलेंगे। जनरली इलिप्स में होता क्या है, एक मेजर एक्सेस होता है और एक माइनर एक्सेस होता है। इन दो मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस से इलिप्स डिफाइन होता है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो परफेक्ट सर्कल हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है जिसमें हम इक्वल पोटेंशियल, जब हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस बेस्ड पे बात करते हैं तो जियोइड बोलते हैं। तो स्फीरॉइड, इलिप्सॉइड और जियोइड, ये 3 तरीके हैं अर्थ के शेप को डिफाइन करने के। दरअसल होता ये है दोस्तों कि हम एक रेफरेंस सरफेस के बारे में सोचते हैं। जैसे कि ये इलिप्स है, इसके बारे में हम सोचे, इस रेफरेंस सरफेस से अपने रियल सरफेस को मैच कराने की कोशिश करें तो इसको हम लोग बोलेंगे शेप ऑफ अर्थ, जिसको इलिप्सॉइड, जियोइड और स्फीरॉइड, इन 3 चीज़ों से डिस्क्राइब करते हैं। अब एक्सेस क्या होता है, ये बहुत लोगों के में कन्फ्यूज़न है दोस्तों। तो जनरली देखिए, सन जो है वो अपना कोई रोटेशन कर रहा है। सन
अपनी जगह पे किसी भी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो इस सन का एक एक्सेस होगा, इस सन का एक एक्सेस होगा, उस एक्सेस के पैरेलल अगर हम देखें तो अर्थ का भी एक्सेस होगा, है ना। लेकिन रियल केसेस में हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारा अर्थ का जो एक्सेस है वो अपने रियल एक्सेस से, ये जैसे रियल एक्सेस है हम लोग का मान लेते हैं, इस रियल एक्सेस से 23.5 डिग्री टिल्ड है या झुका हुआ है। 23.5 डिग्री हमारे अर्थ का रियल सरफेस झुका हुआ है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ। और इसके अलावा एक और लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या होता है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और हमारे नॉर्थ और साउथ एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अब हमारी विषुवत रेखा में हम लोग देखें, एक साइड को अगर हम W लें और एक साइड को E लें सॉरी, तो हमारा अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करता है, रोटेट करता है। हमारा अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है। ये देखिए, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है। तो अब आप लोगों को सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमारा नॉर्थ एक्सेस, हमारा नॉर्थ और साउथ एक्सेस क्या है और ईस्ट और वेस्ट क्या है। तो दोस्तों, इसके बेसिस पे सबसे पहले हम लोगों ने अर्थ के शेप को जस्टिफाई किया, फिर उसके एक्सेस को अब हम डिफाइन कर रहे हैं। जनरली 2 तरीके के एक्सेस होते हैं, अक्षांतर रेखा और देशांतर रेखा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जब हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल से खींचने वाली एक रेखा की बात करें तो हम उसको बोलेंगे कि वो देशांतर रेखा है या लॉन्गिट्यूड है। जब हम भूमध्य रेखा से समानांतर रेखाओं की बात करें तो उसको हम अक्षांतर रेखा। दोस्तों, ये रेखा रियल ग्लोब में या रियल अर्थ में नहीं बनी होती, इसको ग्लोब में बनाया जाता है अर्थ के शेप को अच्छे से समझने के लिए। जैसे हम अक्षांतर रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा के समानांतर किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाओं को हम अक्षांतर रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा भी एक अक्षांतर रेखा है। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की अगर हम लोग जाते हैं तो उसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो उसको दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो ये लैटिट्यूड हो गया। दोस्तों, लैटिट्यूड को समझने के लिए एक और भी है कि अगर हम पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा या जिसको भूमध्य रेखा बोल रहे हैं, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी का ये केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के समानांतर अगर हम लाइन खींचें, जो लाइन ऐसे पूरा गोल बने, इस लाइन को हम बोलेंगे लैटिट्यूड। और इस लाइन को समझने के लिए हम एक, अभी आगे आप लोगों को गूगल अर्थ पर भी लेकर जाएंगे। अब हम देशांतर रेखाओं को देख ले तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची गई, ये 180 और 180 डिग्री में डिवाइड होता है, और वो 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण में। उसको अभी समझते हैं दोस्तों। उसके लिए हम आपको लेके चलते हैं रियल ग्लोब की तरफ। ये गूगल अर्थ का एक इमेज है दोस्तों। इसमें देखेंगे कि अर्थ कुछ ऐसा दिख रहा है। इस अर्थ में हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कोई पोल है हमारे अर्थ में, इंडिया के पास ही लेके चलते हैं। ये पोल है, ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। अगर हम देखें नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके अलावा एक लाइन ऐसा अगर जाएगा उसको भूमध्य रेखा बोलेंगे। तो अगर हम इसमें ग्रिड फीचर को ऑन कर लें तो हमको समझ आएगा। देखिए, ऊपर नॉर्थ पोल है, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसके अलावा अर्थ के बीच से एक लाइन जा रही है, देखिए इक्वेटर लिखा हुआ है, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ये पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये 2 रेखाएं रहते हैं। इसके अलावा एक ऊपर की तरफ
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या बोल रहा है, अर्थ को अगर इक्वेटर के ऊपर की हम बात कर रहे हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, अर्थ इक्वेटर के नीचे की बात कर रहे हैं तो साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो अगर नॉर्दर्न में देखें तो आर्कटिक सर्कल होता है और साउथ में देखें तो अंटार्कटिक सर्कल होता है। ये सारे लाइन हैं जो अर्थ के क्लाइमेट को, अर्थ के इन्वायरमेंट को इजीली समझने के लिए, लोकेशन को समझने के लिए बनाई गई है। अगर हम देखें लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड कैसे है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती है। ये देखिए जो सीधी लाइन दिख रही है दोस्तों, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची गई है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और जो इक्वेटर से समानांतर, पहले लॉन्गिट्यूड को और समझ लेते हैं। ये देखिए लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन एक लाइन है, वहाँ से अगर हम देखें तो ये शुरू होता है ईस्ट डायरेक्शन में। अगर हम देखें इसको 180 और 180 में बांटा गया है, यहाँ से हमको समझ आएगा। देखिए ई लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे 180 तक की लाइन ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट साइड पे है, और 180 तक की लाइन वेस्ट साइड पे है। सेम ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में भी है दोस्तों। ये पूरा लाइन लॉन्गिट्यूड कहलाता है। और उसके बाद अगर हम लैटिट्यूड को देखें तो ये जो एन लिखा हुआ है, एन 10, ये 20, 30, 40, 50, ये ऊपर 90 तक गया है, 70, 80, और ये पॉइंट पे 90। तो लैटिट्यूड जो है वो इक्वेटर से 90 और 90 डिग्री में डिवाइड है, और लॉन्गिट्यूड जो है वो 180, 180 मतलब 360 डिग्री में डिवाइड होता है। अब जैसे किसी जगह का लोकेशन हमको देखना है, तो उस जगह के लोकेशन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे एक स्कूल का लोकेशन देखते हैं। ये हमारा स्कूल है दोस्तों, हंस वाहिनी विद्यालय, जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहीं पे हमारा फ्री क्लासेस चलता है। इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर हम देखें तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किस तरीके से होता है ये समझिएगा, कि जहाँ पे एन लिखा है मतलब वो लैटिट्यूड की बात कर रहा है। एन जैसे अभी हम देखें, एन 0, 10 से 90 तक डिवाइड होता है, तो एन 22 और लॉन्गिट्यूड 82। मतलब अगर हम समझें कि इस लोकेशन को, और इसके बगल में ई और एन लिखा हुआ है, तो इसको जल्दी से एक बार समझ लेते हैं। ये देखिए ईस्ट से अगर हम देखें तो 82 वो बोल रहा है, तो ईस्ट जैसे हम जा रहे हैं प्राइम मेरिडियन से 10, 20, 30, 40, 50, और ये 82 यहाँ पे करीब आ रहा है। और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर लैटिट्यूड की बात करें तो वो 22, ये इक्वेटर को 0 अक्षांतर रेखा कहते हैं, है ना। वहाँ से 10, 20 और ये 22, यहाँ पे हमारा कोई भी पोजीशन लोकेटेड है। तो इस तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग हम किसी भी पोजीशन को अर्थ पे मेज़र करते हैं। इसलिए ये सारे एक्सेस बनाए गए हैं, जिससे पूरे अर्थ के हर एक पोजीशन को एक यूनिक लोकेशन आईडी मिलता है, जिस लोकेशन आईडी से उस जगह तक पहुंचा जा सकता है। अब देखते हैं कि ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा क्या है दोस्तों। कर्क रेखा और मकर रेखा को अगर हम देखें तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में एक लाइन खींची गई है, एक इमेजिनरी लाइन है, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या मकर रेखा। तो पीएससी के या यूपीएससी के एस्पेक्ट पे देखा जाए तो एक क्वेश्चन इससे ज़रूर बनता है कि कौन कौन सी लाइन कर्क रेखा से, कौन कौन से देश कर्क रेखा से जाते हैं और कौन कौन से देश मकर रेखा से। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। इसको रटने की कई ट्रिक हैं, लेकिन सामान्यतः दोस्तों अगर आप मैप को लेकर बैठते हैं तो आप 1 से 2 बार में आपको वो रट आ जाएगा। जैसे कि हम देखना शुरू करेंगे कि कौन कौन से देश से ये गुजरता है। तो देखिए सबसे पहले इधर म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना। एक बार देखिएगा, आप डायग्राम को याद रखेंगे तो वो जल्दी याद हो जाएगा। म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, यूएई,
ओमान, अरेबिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, माली, मॉरिटेनिया, वेस्टर्न सहारा और बरमास और मैक्सिको। इन सब जगहों से कर्क रेखा गुजरती है। ये रटना ही पड़ेगा दोस्तों, इसको और कोई इसका ट्रिक नहीं है। अगर हम देखें इक्वेटर की, तो इक्वेटर से ओम्बिया, यू इक्वाडोर, साओ टोमा, ब्राज़ील, गेबॉन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, केनिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। इसके अलावा अगर हम देखें कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन कौन से देश जाते हैं, तो चिली, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, ब्राज़ील, नाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक्यू, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच पोलिनेशिया और पिटकरेन आइसलैंड। तो दोस्तों ये एक था। इसके अलावा अगर हम एक देखें कि टाइम की, समय की गणना करने के लिए एक लाइन बनाई गई है जो कि रॉयल सोसाइटी ऑब्जर्वेटरी लंदन के बेसिस पे बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम। ये एक रेखा है जहाँ से समय की गणना की जाती है। तो ये एक एस्पेक्ट है, इसके बारे पे भी हमको बहुत सारे मिल जाएंगे कि कौन कौन से देश से ये लाइन जाती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अगला सीरीज़ हम बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि भारत की ये जो पृथ्वी है इसका इतिहास कैसा है, कि ये शुरुआत कैसे हुआ और कहाँ तक आया। तो ये एक बेसिक सा लेक्चर है। आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद दोस्तों।